या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आली का व अस्हाबी का या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं अहलियान शर्फ शरीफ को ये मुबारकबाद पेश करूँगा कि हमारे MNA राना तनवीर साहब ने तवज्जो दे दी हमारे इलाके को भी, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विज़िट रखा और शहबाज शरीफ साहब यहाँ से विज़िट करके गए। मैं शहबाज शरीफ साहब का भी इस मामले में शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, भी इन अवानों को देखा है कौमी असम्बली के अंदर, बतौर ज़िला नाज़म डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट निज़ाम को देखा है। अभी सूबाई असम्बली में रहने का मौका मिला है और काम करने का मौका मिला है, और फिर मरकज़ में भी आना जाना रहा है, और चारों सूबों के अंदर मेरे पॉलिटिकल यार दोस्त भी हैं, मजहबी नुक्ता नज़र से भी, कारोबारी नुक्ता नज़र से भी, पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिला है। सियासत नाम होता है हमने मिलजुल के कैसे रहना है, और सियासत नाम होता है अपने इलाके को इम्प्रूव कैसे करना है। लेकिन बदकिस्मती से यहां सियासत बना दिया गया है मुखालिफ को अंदर कैसे करना है, दूसरे को नीचे कैसे दिखाना है, मुखालिफ की ज़मीन पे कब्जा कैसे कराना है। इन चीज़ों को सियासत कह दिया गया है, और फिर झूठ बोल के जब वक्त गुजारा जाता है और उसको भी फिर हमारे लोग कह देते हैं जी ये तो सियासत है। भाई, झूठ बोलना सियासत नहीं होती, ये गुनाह कबीरा होता है। मुखालिफ को नाजायज मुकदमों में अंदर करना ये सियासत नहीं होती, ये बेगैरती होती है, ये छोटापन होता है। आज जो मौजूदा हुकूमत सियासी मुखालफिन के साथ जो कर रही है, ये इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। और अगर राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी एक मुकदमा बना था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, तो मुझे ज़ाती तौर पर उसका भी दुख था, गलत बना था। और उस वक्त भी एक अहमद साहब वज़ीर दाखिला लगाया हुआ था उन्होंने, जो कौमी असम्बली में कहने लगा जी आयत पढ़ के, मतलब हैरत होती है इन लोगों को देखकर। ये कौन लोग हैं जो सियासत के ऊपर आ गए हैं। बहरहाल, हमने ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। सियासी मिजाज के लोग तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरी सियासत का ये रिकॉर्ड है। मेरी गुफ्तगू कराची से पेशावर तक शायद कोई ना कोई दोस्त सुन रहे होंगे, बैरून मुल्क भी सुन रहे होंगे, जो हमारे इलाके को नहीं जानते। हमारे इलाके के अंदर जब मैं MNA रहा 2002 में, मेंबर कौमी असम्बली था, उस वक्त पूरे ज़िला में से मैं वहद MNA था नवाज शरीफ साहब के टिकट के ऊपर, और बाकी सारे हार गए थे। और पूरे पाकिस्तान में हम सिर्फ 15 ही इलेक्ट हुए थे। उस वक्त भी मुझे सीनियर मिनिस्टर की ऑफरें आई। गवर्नर खालिद मकबूल साहब हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, शर्फ शरीफ तशरीफ खुद लाए मुझे कन्वेंस करने के लिए, मुझे साथ मिलाने के लिए। मियाँ अदर साहब मेरे पास तशरीफ लाए, जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, अपने दोस्तों के ज़रिए, और बहुत मुझे उन्होंने समझाया कि हम आपको सीनियर मिनिस्टर पंजाब का लेना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। नवाज शरीफ तो भाग गया है पाकिस्तान से, लेकिन मैं उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब का वतन से जाना ठीक समझता था, चूंकि एक डिक्टेटर बैठा था, और डिक्टेटर की गिरफ्त से, हिकमत अमली से भागना निकलना, ये दानिशमंदी है, हिकमत अमली है, ये बुज़दिली नहीं है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का आज मुल्क से बाहर जाना, जो मैं उसे मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि अभी एक अवामी हुकूमत थी और अदालती अहकामात थे, और अदालत की जैनुअन गिरफ्त के अंदर थे। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करते जेल में रहकर, लेकिन चक्कर दे के चले जाना कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल, मैं जिस टॉपिक में बात कर रहा हूं कि सियासत नाम है अपने इलाके को पुरसकून कैसे रखना है, पुरअमन कैसे रखना है, और हमने आगे कैसे बढ़ना है। जो दोस्त बाहर के हैं, शर्फ शरीफ के दोस्त तो जानते हैं, शेखुपुरा के दोस्त तो जानते हैं
वो हमारे इलाके में जितने भी थानेदार रहे हैं 2002 में, डाटा निकलवा लें आई थी पंजाब से, ज़रा लिस्ट ले लें। SHO हमारे शरफ शरीफ, फरोजवाला, शिवपुरा, जिनके साथ मेरा एक एरिया टच करता है, कोई एक थानेदार बताए कि मैंने कभी किसी अपने मुखालिफ के ऊपर एक भी पर्चा कराया नाजायज, नहीं कह सकता। कोई एक थानेदार बताए, मैं जिला नाज़िम भी रहा हूं, मैंने कभी दिलचस्पी ली हो पटवारी के साथ, थानेदार के साथ, कौन पटवारी लग रहा है कौन थानेदार लग रहा है, मेरा कभी ये फ्लेवर ही नहीं होता था, ना आज है। जो भी आए ईमानदारी से काम करे, जानदारी से काम करे, आवाम को रिलीफ दे। मेरा वोटर सपोर्टर जो 24 घंटे मेरे साथ है, मेरे ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता है, अगर किसी पंचायत में झूठा है तो मैंने उसकी झूठा ही कहा है, लेकिन उसका फायदा करने की इस तरीके से कोशिश की है कि मुखालिफ के साथ प्यार मोहब्बत से कंप्रोमाइज कर, भाई मेरा दोस्त है, इसकी गलती है, लेकिन चलो दरगुजर करो। अगर मैं कहूं नहीं ये सच्चा है, ये बदतमीजी है। इससे इंतजार बढ़ता है, कम नहीं होता। देखिए हमारे जो मुल्क की हालात हैं, मैं इमरान खान साहब से 2012 से चला, नवाज शरीफ साहब ने जब सुलह की पीपल्स पार्टी के साथ, चूंकि मैं पीपल्स पार्टी को गद्दार वतन समझता हूं, भट्टू को, जिसने पाकिस्तान तोड़ा अपने इख्तिदार के लिए, याहिया के साथ मिली भगत करके। याहिया का तो कोई कसूर नहीं था, भट्टू ने मिसयूज किया। मुजीबुर रहमान की 160 सीटें थी, 300 कौमी असम्बली की टोटल सीटें थी इलेक्टेड, रिजर्व सीटें इसके अलावा थी थोड़ी सी, वो भी तो उसी तनासब से मिलनी थी। लेकिन जो इलेक्टेड MNA थे 300 थे उस वक्त, जब दोनों पूरा पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे थे। तो 300 में से जिसके पास 151 होंगी उसके पास अक्सरियत है। मुजीबुर रहमान के पास 160 सीटें थी। कितनी? 160, 300 में से। भट्टू साहब के पास कितनी थी? सिर्फ 81। अब 81 सीटों वाला कहता है जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, मैं अब कैसे बनूं प्राइम मिनिस्टर? हद होगी यार, ये हो सकता है? याहिया साहब ने तो एक्सीलेंट इलेक्शन कराए, दयानतदारी से कराए। आज भी उन इलेक्शनों को गैर जानबदार इलेक्शन कहा जाता है, मिसाल दी जाती है उन इलेक्शनों की। और याहिया साहब ने कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया कि कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसमें वजीर आजम का फैसला करें। भट्टू साहब ने जाके गोडों को हाथ लगाया होगा या पांव को हाथ लगाया होगा या पता नहीं क्या किया होगा, इन्होंने मिन्नत तरला करके कि मुझे मुजीबुर रहमान से अंडरस्टैंडिंग करने दें, इस इजलास को मुलतवी करें, हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं। तो यही उनके चक्कर में आ गया, उसने इजलास मुलतवी कर दिया, नए डेट रखी, फिर इन्होंने वो डेट सिरे नहीं चढ़ने दी। और बिल आखिर बंगाली जो थे वो रिएक्ट कर गए कि ये मगरबी पाकिस्तान वाले जो हैं हमें हुकूमत नहीं करने देते, नहीं करने देना चाहते, और जिसका नतीजा हुआ कि मुल्क टूट गया। मेरे सके फूफा मियां ज़हूरुद्दीन, जिन्होंने नौकरी शुरू की थी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वक्त से पाकिस्तान की, और जुल्फ़िकार अली भट्टू तक वो इंफॉर्मेशन अफसर रहे हैं। और मियां ज़हूरुद्दीन वो हस्ती थे जिनकी तरबियत हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की गोद में हुई थी। उन्होंने बताया फैमिली के अंदर कि जब पाकिस्तान टूटा तो कमरे के अंदर 2 ही बंदे थे। जब उधर से खबर आई कि उन्होंने अलहदा वतन का ऐलान कर दिया है, तो प्रेसिडेंट के कमरे में 2 बंदे थे, एक मुजीबुर रहमान सदर पाकिस्तान और एक जुल्फ़िकार अली भट्टू, और तीसरे ये बतौर इंफॉर्मेशन अफसर पास थे, चौथा बंदा नहीं था। दोनों अफसर शराब पी रहे थे, भट्टू साहब भी और याहिया खान भी। जब आई याहिया को तो दोनों मुस्कुराए और कहका लगाया, और वो हमारे बुजुर्ग घर आके इतना रोए कि क्या करें इस कौम का जिसके ऊपर इस तरह के हाकिम बैठे हैं। अब मुझे बताएं, जब नवाज शरीफ साहब ने इत्तेहाद किया पीपल्स पार्टी के साथ, तो मेरे जैसा बंदा कैसे नवाज शरीफ के पीछे चल सकता था, कैसे कबूल कर सकता था? मैंने साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैं जिला नाज़िम रहा हूं,
नून लीग मैंने नहीं छोड़ी। मैंने परवेज लाई साहब को टेबल पे कह दिया कि मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं करूंगा। एक बंदा दिखाए कराची से पेशावर तक जो मेरे किरदार का मुकाबला कर सकता हो, जिसको सीनियर मिनिस्टर की ऑफर गवर्नर घर आके करे, बनने वाला वजीर आजम घर आके करे, तो मैं कहूं नहीं जी, मैंने नवाज शरीफ का साथ देना है इसलिए कि वो सच पर है और मैं परवेज मुशर्रफ से हलफ नहीं ले सकता। चौधरी अमीर हुसैन साहब जो उस वक्त स्पीकर थे, और मियां जलील शर्कपुरी है कि जब मैं कौमी असम्बली पे फ्लोर पे कदम रखा, पहली 2 अमेंडमेंटें मैंने दाखिल की कौमी असम्बली के फ्लोर पर, जो मुल्क की बेहतरी की थी, अवाम की बेहतरी की थी, कि ये कानून के अंदर तरमीम करें। कराची से पेशावर तक मुझे एक एमएनए ढूंढ के दें जिसने पहले दिन कदम रखा हो जिंदगी में और जाती सारी उसने कानूनी अमेंडमेंट की तरफ तवज्जो दी हो। और इस तरह के काम मैं करता रहा हूं। हेल्थ कैसे बेहतर होनी है, अब एग्रीकल्चर कैसे बेहतर होनी है, एजुकेशन कैसे बेहतर होनी है। और अमीर हुसैन साहब हमारे जो स्पीकर थे, जब मेरा मिजाज उन्होंने देखा, तो आज भी हयात हैं, जाके पूछे उनसे। मियां अजहर साहब भी हयात हैं, पूछे उनसे। खालिद मकबूल साहब भी हयात हैं, पूछे उनसे। मेरे किरदार का मुकाबला करते हैं, यहां कई बोने छोटे छोटे जो ननकाने से पता नहीं किधर से आ गए, चोरियां करते, मच्छी चोरी करते करते, जो मच्छी चोरी करना फख्र महसूस करते हैं, वो मेरे साथ मुकाबला करते हैं। मेरे से मुकाबला तो पेशावर से कराची तक कोई है मैंने नहीं कर सकता। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कोई अपना किरदार तो लेके आए, अपनी औकात लेके आए। तो जब अमीर हुसैन साहब ने मुझे ऑफर की, हयात है, जिंदा है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, जो हमारे स्पीकर थे, कि शरीफ साहब आपको हुकूमत में होना चाहिए, आपको तो मिनिस्टर होना चाहिए। और फिर चौधरी शुजा साहब ने मुझे वापडा मिनिस्टर की ऑफर की, तो मैंने कहा जी मैं अपोजिशन में रह के जो काम कर सकता हूं मैं करूंगा। मैं परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के सामने खड़े होकर हलफ नहीं उठा सकता, मैं उसके सामने ओथ नहीं लूंगा। मैंने इनकार कर दिया और अपोजिशन में रहे। लेकिन जब जिला नाजमी की मुझे ऑफर हुई, नईम हुसैन चट्टा साहब भी आज हयात है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। परवेज लाई साहब अगर तकलीफ के अंदर हैं और नई तकलीफ ऐसी आनी चाहिए थी, यह भी मौजूदा हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जो कर रहे हैं, अवाम नफरत कर रही है, अवाम गुस्से में है। परवेज लाई साहब से जो ज्यादती हो रही है, इस हद तक सियासी, हाँ उनकी करप्शन के ऊपर गिरफ्त करें तो जेन्युइन करें, सबके ऊपर करें, सिर्फ परवेज लाई साहब के ऊपर ना करें। जो ज्यादती हो रही है अच्छी बात नहीं है। परवेज लाई साहब भी हयात हैं। मैंने परवेज लाई साहब वजीर आला पंजाब थे, जब मुझे कन्विंस किया गया, कहा गया कि आपको जिला नाज़िम शेखपुरा बनाना है, हम सब पसंद करते हैं, तमाम एमएनए एमपीए, जिसमें गुल आगा साहब भी थे, उस वक्त ब्रिगेडियर जुल्फ़िकार ढिल्लू थे, इजाज से होल साहब थे, तो सबकी ये एक ओपिनियन थी। बतौर खास नईम चट्टा साहब फ्रंट पे थे। तो सब ने जब इत्तेफाक से मेरा नाम लिया, खुद ही, मुझे तो पता ही नहीं था, तो जब मुझे उन्होंने एग्री किया तो मैंने शर्त लगाई कि मैं इस शर्त पे कबूल करूंगा कि मैंने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन नहीं करनी। तो नईम चट्टा साहब ने कहा, और जब मैंने परवेज लाई साहब के सामने जब बात की तो परवेज लाई साहब ने भी कहा, वजीर आला की चेयर पे तशरीफ फरमा थे, उनके सामने मैं बैठा था और नईम चट्टा साहब बैठे थे, जो उस वक्त सेनेटर थे हमारे सेनेट के शेखपुरा से। तो जब मैंने कहा कि जनाब मैं एग्री हूं आपके इस ऑफर पे, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो जिला के तौर पे मैं चार्ज संभाल सकता हूं, अगर रब को मंजूर हुआ तो मैं काम करूंगा, लेकिन मैंने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन करने का ऐलान नहीं करना। परवेज लाई साहब ने फरमाया नहीं ये गैर जमाती है, इसमें ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बंदा ढूंढ के दिखाएं जिसका ये करदार हो, जिसमें इतनी अखलाकी जुर्रत हो, जिला नाज़मी जिसको मिल रही है और वह कह रहा नहीं, जिसको सीनियर मिनिस्टर मिल रही है वो कह रहा नहीं, गवर्नर घर आके कह रहा है को सीनियर मिनिस्टर बनाते हैं, मुस्तकबिल का वजीर आज़म घर आके कहता है, तो वो कहता है नहीं मैं परवेज मुशर्रफ से इख्तलाफ रखता हूं, मैं साथ नहीं जा सकता। जरा पेशावर से कराची तक एक बंदा ढूंढ दें, एक। ये जो ननकान से ठिकने आए हुए हैं ना, इनकी मैं बात नहीं करता, इनकी तो औकात ही कौन है। ये तो नालियां मोरियां सफाई करनी और चोरी करना इनमें से इनकी औकात है। मैं बात करता हूं सही सियासतदानों की, जरा मेरे से मुकाबला तो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर साफ है, जो भी काम किया मुल्क की बेहतरी के लिए किया है, सियासी फैसले किए हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के हिसाब से अपना जो भी हिस्सा डाल सकते हैं
हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी के नक्शे कदम पे चलते हुए हमेशा कोशिश की है कि हक कहें, सच कहें। और बतौर जिला नाज़िम फिर जो मेरी कारकर्दगी रही है और बतौर MNA भी जो मैंने कारकर्दगी की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका गवाह है। इलाके के अमन के लिए काम किया, इलाके की बेहतरी के लिए काम किया, इलाके के डेवलपमेंट जितनी मुझे कराने का मौका मिला और जितना मेरे हिस्से में अल्लाह ने लिखा, शेखुपुरा में कोई MNA MP मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ले आई फिक्र जरा मेरे सामने, जब तक मैं जिला नाज़िम था उससे पहले मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो बतौर जिला नाज़िम मैंने काम किए और जो बतौर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैंने महकमों को इंप्रूव किया, पुलिस के अंदर इस्लाहात की, एजुकेशन को इंप्रूव किया, हेल्थ को इंप्रूव किया, तमाम हॉस्पिटल्स शेखुपुरे की एक नहीं, तमाम थानों को बेहतर करने की कोशिश की, कचहरियों को बेहतर करने की कोशिश की, स्पेशल एजुकेशन के अदारे थे उनको बेहतर किया, एग्रीकल्चर के अंदर इस्लाहात की। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी हैरान हो गया कि शेखुपुरे में क्या हो गया है। 2 सालों के अंदर अंदर शेखुपुरा को हर डिपार्टमेंट में हम टॉप पे ले गए, जबकि मेरे से पहले कभी शेखुपुरा लास्ट 5 से निकम्मे 5 जिलों में से ऊपर कभी नहीं आया था। लेकिन हम हर शोबे में टॉप 5 में ले गए 2 सालों के अंदर। बावजूद इसके कि परवेज लाई साहब मेरे उस वक्त खिलाफ थे, इसलिए खिलाफ थे कि जब वो मुझे जिला नाज़िम के लिए तो इलेक्ट किया, उन्होंने पसंद किया और सब ने रिकमेंड किया। मुस्लिम लीग नून ने भी मुझे वोट दिए, मुस्लिम लीग काफ ने भी दिए, पीपल्स पार्टी के बंदों ने भी मुझे वोट दिए। सिर्फ पर्सनल एक इलाकाई पॉजिटिव जो एटमोसफियर है या जो इलाके के लोग, हर बरादरी के लोग जो मोहब्बत कर जाते हैं बुजुर्गों के सदके, उस एटीट्यूड को देखते हुए सब सियासी पार्टियों ने मेरा साथ दिया। और खैर जमाती इलेक्शन थे, मुस्लिम लीग नून का एक बंदा ऐसा नहीं जिसने मुझे वोट ना दिया हो। जवेद लतीफ़ साहब ने मेरा साथ दिया, राना तनवीर साहब ने मेरा साथ दिया और हाजी नवाज साहब सदर थे, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। और ये इसीलिए दिया था कि मैंने कुछ गलत फैसला नहीं किया था, इलाके की बेहतरी के लिए किया फैसला। और जो फैसला तो करने वालों ने किया, मैंने उस फैसले को एक्सेप्ट किया बेहतरी के लिए। और फिर जब मैंने मुखालफत की तो मैंने वजह बता दी क्यों मुखालफत की, नवाज शरीफ साहब की क्यों मुखालफत की। इसलिए मुखालफत की कि जिस जरदारी का पेट फाड़ना था उसके साथ जफियां डालनी शुरू कर दी। जिस जरदारी के पेट से खजाना निकालना था चोरी का, उससे खुशगपियां शुरू कर दी। तो फिर मेरे जैसा तालिब इल्म मुश्किल हो गया साथ चलना, खामोशी इख्तियार कर ली। और फिर खान साहब की तरफ नज़र पड़ी कि इमरान खान जो इंसाफ की बात करता है और सच्चाई की बात करता है और ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल से निकालता है, सीरत के ऊपर चलने की बात करते हैं कि नबी पाक की सुन्नत पढ़नी चाहिए, नबी पाक की सीरत पढ़नी चाहिए। ये बातें छोटी नहीं हैं, मुझे पता है वो दिल से करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इमरान खान साहब ने जो नारा लगाया, आलमी इस्लाम की जो बात की, नबी पाक की सीरत की बात की, नबी पाक के एहतराम की बात की, किसी अरब शहजादे को ये तौफीक नहीं हुई। हमारे जितने भी अभी सियासतदान हैं इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते अखलाकियात में और बाकी मामलात में। लेकिन मेरा अब इमरान खान से इख्तलाफ क्या है? इमरान खान से ये इख्तलाफ है, अल्लाह के बंदे हुकूमत तुम खुद नहीं संभाल सके। आपकी हुकूमत थी, नीचे कंट्रोल आपका नहीं था, आप चोरी नहीं करना चाहते थे, नीचे सब चोरी हो रही थी। थानों कचहरियों में करप्शन जितनी आपके दौर में हुई, इमरान खान साहब के दौर में, इससे पहले नहीं थी। आपके दौर में नीचे लूटमार शुरू हुई, आपको समझ नहीं आ रही थी। मेरे जैसा बंदा भी आपको समझाता रहा, आपको समझ नहीं आती थी कि कंट्रोल कैसे करना है। हुकूमत करने में आप फेल रहे। नीयत आपकी ठीक थी, सोच आपकी ठीक थी, लेकिन ग्रिप नहीं थी आपकी। और जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं पहली दफा, मैं उस वक्त भी समझ रहा था इन्होंने गलती की है। जब अक्सरियत नहीं मिली थी, हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। जब अक्सरियत आपके पास नहीं है, क्यों आप मांगे तंगे के वोट इकट्ठे करके हुकूमत में आ रहे हैं? आप तो लालची नहीं है, मुझे पता है। इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्जाम आज लग रहे हैं सब झूठे हैं, सब गलत हैं। उनके जोजा मोहतरमा भी लगते हैं, वो भी झूठे इल्जाम हैं। वो घड़ी ले गया जी, वो खाने काबे की घड़ी ले गया, जैसे खाना काबा चोरी कर दिया। वो खाने काबे की तस्वीरें रोज बिकती हैं यार, हद हो गई है। और जो 15-15 घड़ियां तोशा खाने से ले गए, उनका जिक्र ही नहीं है। जिन्होंने एक ली, घड़ी ले गया, वजीर आजम साहब भी कहते हैं घड़ी ले गए, हद हो गई यार। इमरान खान के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते, नेक आदमी इस मामले में।
और गलतियां होंगी, लेकिन इस मामले में, करप्शन के मामले में उस पर कोई नक्स नहीं है। लेकिन ऐसे बंदे को हुकूमत में नहीं आना चाहिए था जब अक्सरियत नहीं है। क्यों? अक्सरियत के बगैर आप काम नहीं चला सकते, नहीं आना चाहिए था, गलती की। मैं ये कहता था इमरान खान गलती कर रहा है प्राइम मिनिस्टर बन के, और फिर आ भी गई थी हुकूमत। अगर खुद वजीर आज़म नहीं बनना चाहिए था, आपका कोई नुमाइंदा बनता, आप बनी गाला में बैठे रहते, वहां बैठ कर गाइड करते इमाम खमीनी की तरह। खुद अपने हाथ में कलम मत, लीडर को नहीं लेनी चाहिए। बहरहाल गलती आपने की, हुकूमत आपने ले ली, और फिर हुकूमत में आप आइडियाज अच्छे देते रहे, नीयत आपकी ठीक थी, दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम अच्छा बनाया, एक अच्छी रेपुटेशन पैदा की, लेकिन नीचे आपका कंट्रोल नहीं था। हम देखते रहे, तमाम एमएनए भी तंग थे, परेशान थे, उनकी सुनी नहीं जा रही थी। थानों के अंदर कचहरियों के अंदर करप्शन आम थी, लेकिन ना उस्मान बुज़दार साहब कंट्रोल कर सके, ना इमरान खान साहब कंट्रोल कर सके। यही वजह थी कि हर ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत में होते हुए भी तहरीक इंसाफ हार रही थी। हर इलेक्शन तहरीक इंसाफ हार रही थी तकरीबन। हर क्यों हार रहे थे? नीचे भी हुकूमत आपकी थी, ऊपर भी आपकी थी, और इलेक्शन अब हार रहे हैं। अब जब आप इमरान खान साहब निकले हैं, निकाला गया है, जिसमें कि मिलिट्री का कोई रोल नहीं है, जो मेरा इख्तलाफ है इमरान खान साहब से, कि आपने अपनी अदम एतमाद को रोकने की कोशिश ही नहीं की। जरा 3 बंदों का नाम बता दें जिनको इमरान खान साहब ने फोन किया हो कि यार आप क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, आपने परवाही नहीं की। जरदारी साहब ने किसी के घुटने को हाथ लगा, किसी का मत्था चूम, किसी से प्यार कर, किसी को जो भी प्यार मोहब्बत तरले से उन्होंने बंदे इकट्ठे कर लिए। आपने किसी को कहा ही नहीं। जब कहा ही नहीं तो अदम एतमाद हो गई, आपकी पॉलिटिकल नलायकी की वजह से हुई। इसमें पाक फौज का क्या दखल है? भट्टू ने पाकिस्तान तोड़वाया, जो से पहले मैंने बात की, बदनाम फौज को किया। आज भी इमरान खान की नलायकी की वजह से हुकूमत टूटी, इल्जाम फौज पे लगा दिया। हद होगी यार, हद होगी यार। और फिर मैं पब्लिक के लिए बात पहले भी कर चुका हूं, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हर डिपार्टमेंट का एक मिजाज होता है। हेल्थ है, जो डॉक्टर बनते हैं उनका एक मिजाज है, उस्ताद है उनका अपना एक मिजाज है, पटवारी है उनका अपना एक मिजाज है, और फौज का अपना एक मिजाज है। वह अदारा है। मैंने तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कोर्स भी किया हुआ है, और निपा का कोर्स भी मैंने किया हुआ है, लेकिन जितना मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से इंप्रेस हुआ हूं, आज तक कभी किसी अदारे से इंप्रेस नहीं हुआ। जितने अखलास के साथ, जितनी मेहनत के साथ वहां पढ़ाया जाता है और ट्रेन किया जाता है। वहां एक डिपार्टमेंट है पाक फौज, जो हमारा बचा हुआ है, जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट है, हुब्बल वतनी है। और वहां तो जो भर्ती होता है, इसीलिए भर्ती होता है, मैं गोली खानी है वतन के लिए, जान भी देनी पड़ी तो दूंगा, वतन को बचाऊंगा। किसी भर्ती होने वाले को पता होता है कि उसने सुबह आर्मी चीफ बन जाना है कल को जाके, वो तो जान देने के लिए जाता है। लेकिन वो जो जान देने के लिए जा रहा है उसको आप बदनाम कर रहे हैं। और जो लूट मार करने की सियासत में जाते हैं लोग, लूट मार करने के लिए, मियां जलील जैसे कितने हैं, या इमरान खान साहब जितने कितने हैं जो नेक नीति से आए। इमरान खान के इर्द गिर्द भी बैठे थे, सब चोर बैठे हुए थे, चोरी करने के बैठे थे बहुत चंद लोग। एक अब असद उमर को कह लें, शाम कराची को कह लें, जिनको मैं जानता हूं, जिनका लूट मार का कोई सोच नहीं है, ऐसा मिजाज नहीं है। शायद कोई और भी होंगे, लेकिन अक्सर तो लूटने वाले थे साथ खान साहब के साथ भी। तो सियासतदान जो आते हैं वो तो आते ही लूटने के लिए हैं। तो सियासतदान सही है, और फौज जो जान देने के लिए आती है वो कह लें वो वतन के दुश्मन है। हद हो गई। अब प्रॉब्लम किधर आता है? जब भट्टू ने वतन तोड़ाया अपने लालच में, 160 सीटें वाले को हुकूमत मत दें, मेरी सिर्फ 81 है, मुझे दें। जिसकी 81 सीटें उसको हुक्मरान बनाए, जिसकी 160 है उसको ना बनाए। ये जमहूरियत है। लहद लानत भट्टू की सोच के ऊपर। और फिर जब नवाज शरीफ से इत्तेहाद करेगा तो मियां जलील साथ चलेगा? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, अनटिल कि भट्टू की तमाम औलाद भट्टू की इस सोच में लानत बेच के तौबा करें कि भट्टू की यह सोच गलत थी, उसने वतन का नुकसान किया और बंगालियों से माफी मांगी। वो हमारे भाई थे जिनके साथ ज्यादतियां की उस वक्त भट्टू ने कराई। लेकिन फ्रंट पे क्योंकि फौज थी, कंट्रोल फौज का था, उधर एजिटेशन हुई, फौज ने एजिटेशन कंट्रोल करने की कोशिश की, और फौज तो फिर एजिटेशन कंट्रोल करती बंदूक के साथ है।
पुलिस बेबस हो चुकी थी, पुलिस वो एजिटेशन संभाल ना सकी। एंड ऑफ द डे यज्ञ ने फौज को कह दिया, तो फौज ने फिर गोलियां चलानी शुरू की। फौज के पास तो है ही गोली। तो जो मैं मिजाज की बात करता हूं, डॉक्टर्स का एक मिजाज होता है, उस्तादों का एक मिजाज है, पटवारियों का एक मिजाज है, फौज का एक मिजाज है कि वो तो फिर बात करते गोली के साथ है, या सीधा जाने या नहीं जाना, रिवर्स गेयर तो है ही नहीं। अब हालात हाजरा में जब अदम एतमाद में इमरान खान साहब के खिलाफ पाक फौज का 1% कसूर ने को साबित कर दे, खान साहब कई तो बातें कहते मुझे बुलाएं, खुला कैमरा लगा लें और मुझे साबित कर दे, मैं तो खुद विटनेस हूं। मैंने तो खुद खान साहब को कहा कि जनाब खान साहब ये जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान इनको राजी करें, हम अपने बंदे नाराज कर रहे हैं, तो गैर है। तो खान साहब उस्मान बुज़दार साहब तशरीफ फरमाते तो कहने लगे नहीं वो तो कहता मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएं। मैं कहा सर वो उसकी अलग ख्वाहिश है, अगर आप उस्मान बुज़दार साहब उनके घर चले जाएं, मैं साथ चलता हूं, महमूद रशीद साहब साथ चले जाएं, चौधरी एजाज साहब को हम ले लेते हैं, मियां असलम इकबाल को ले लेते हैं, 4-5 सीनियर आदमी उनके घर चले जाएं, मेरे जैसा तालिब इल्म में चला जाएगा, हम उनको समझा लेंगे कि तुम्हें अगर वजीर आला नहीं बनाया जा रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कौम को चोरों के आगे डाल दो। तो पंजाब की एक रवायत है कि अगर कत्ल भी हो जाए और 4 मोअज़्ज़ज़ घर चले जाएं, तरला कर लें, तो कत्ल भी लोग माफ कर देते हैं, दिल सॉफ्ट हो जाते हैं। हम अलीम खान साहब को राजी कर लेंगे। किसी MNA MP की है जरूरत इतनी बहस करे इमरान खान के साथ जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त? चूंकि जितने साथ थे बशमूल, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब लालच की वजह से थे। इसके साथ लग जाए वजीर बन जाएंगे, इसके साथ लग जाएंगे लूट मार करेंगे। क्या ये लूट मार करते नहीं रहे? मैंने मेडिकल में लाहौर में फार्मूला दिया डॉक्टर यास्मीन राशिद को कि हेल्थ के अंदर मुझे ये थोड़ा सा मेरा मशवरा ले लें, आपका 1 अरब रुपया सिर्फ म्यू अस्पताल से मैं बचा के देता हूं, 1 अरब साल का सिर्फ म्यू अस्पताल से। डॉक्टरों की सलाहत की मैंने वर्किंग की और मैडम को समझाया कि इस तरीके से डॉक्टर्स बेहतर कारकर्दगी करेंगे, और पूरे 8-10 दिन मैंने मेहनत की और मैडम को समझाया, ये नहीं कहा मुझे वजीर बनाए, मैंने कहा ये चीजें कर दें। तो डॉक्टर साहब क्या कहने लगी, और जलील भाई छठो बनाया उतरे नखतरे काम ही नहीं करना चाहते, दफा करो इन्होंने। ये वजीर सेहत की सोच थी। और मुझे हैरत हुई कि ये खातून जिसको अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, नबज इसको देखनी आती है, इसको वजीर सेहत लगाया हुआ है। हद होगी यार, हद होगी भाई। तो बहरहाल ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, कराची से पेशावर तक कोई MNA MP मेरा मुकाबला करे कारकर्दगी के अंदर, ओपन माइक के ऊपर करे, ओपन कैमरे के आगे करे, और खान साहब अपने आप को सच्चा साबित करे, अदम एतमाद में उनका कसूर नहीं है, ओपन माइक कैमरे के आगे। बच्चों के अंदर जो इश्तियाल आया हुआ है फौज के खिलाफ, मुझे तकलीफ होती है। मेरे घर का कोई फर्द फौजी नहीं है, हमारे खानदान में कोई फौजी नहीं है, ना कोई कर्नल है, 2-4 हैं। शरकुशी के मुरीदैन में से भी कई ब्रिगेडियर हैं, कई कर्नल हैं, कई मेजर हैं, लेकिन हमारा खानदान को कोई बंदा नहीं है। लेकिन जब मैं उस अदारे में पढ़ा हूं, मैंने देखा, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मुझे पता क्या म्यार है पंजाब यूनिवर्सिटी का। मैंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों के अंदर भी क्लासें अटेंड की हुई हैं, मुझे पता है क्या म्यार है। मैंने निपा का कोर्स भी किया हुआ है लाहौर स्टाफ कॉलेज का, जहां GC और AC और ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर मैंने उनको लेक्चर भी दिया हुआ है शिवपुरा में। मेरे से जब मैं जिला नाज़िम था तो नीपा वाले तमाम जो सेक्रेटरी अंडर ट्रेनिंग थे ग्रेड 19 के, वो मेरे से सीखने आए थे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट निज़ाम क्या है। शिवपुरा में मेरे से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की किताब है, इसके अंदर भी उनका तस्वीरें छपी हुई हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल मेरा बात करने का मकसद ये है कि जब अदम एतमाद खान साहब ने खुद संभाली नहीं, खुद कंट्रोल अपनी ने की थी, किसी को कहा ही नहीं, अपने बंदों को राजी नहीं किया, तो जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने काम दिखा दिया। तो आपने मलबाबाद में पहले साइफर पे डाल दिया, फिर इमरान फौज पे डाल दिया। साइफर की कहानी तो सच है, लेकिन उसको चौक चौराहे में डिस्कस करना तुक नहीं है। जितने मर्जी साइफर अमेरिका से आ जाते, अदम एतमाद नहीं हो सकती थी अगर इमरान खान साहब आप खुद अपने बंदों से प्यार करते। आपके पास टाइम ही नहीं किसी को बुलाने का। मैं भी जितनी दफा गया हूं खुद रिक्वेस्ट करके गया हूं। एक मेहरबानी थी इमरान खान साहब की, जब भी मैंने रिक्वेस्ट की मुझे बुला लेते थे, टाइम दे देते थे। लेकिन मैं जितनी दफा भी गया हूं इश्यूज के ऊपर गया हूं। कभी मैंने हेल्थ पे बात की, कभी मैंने एजुकेशन पे बात की, कभी मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बात की, कभी मैंने चोरी करप्शन रोकने के ऊपर बात की, कभी मैंने PTI को बेहतर करने के फार्मूले के ऊपर बात की। और
जो भी मैंने चीज़ें की हमेशा खान साहब ने पसंद की, लेकिन अमल कभी नहीं किया। और मैं सोचता था पता नहीं मुझे छोटा बंदा समझ के हमें बात सुन लेते हैं, अमल नहीं करते तो मेरी बात को अहमियत नहीं देते। जब एतजाज असद ने ये कहा कि खान बात सुनता है अमल नहीं करता, तो फिर मुझे समझ आई यार ये तो इनका अपना मीटर ही खराब है कि एतजाज असद जैसे बंदे की बात सुनते हैं और अमल नहीं करते, तो फिर मेरा गिला तो फजूल रह गया ना। एतजाज असद तो वो बंदा है कि जिसको मैं पाकिस्तान के अलीट 6-7 जो बंदे हैं उनमें एक वो समझता हूं, काबिल तरीन आदमी है और असद सोच का बंदा है। जब वो ये कहता है कि इमरान खान बात सुनता है अमल नहीं करता, तो मेरा गिला तो फिर किसी खाते में नहीं है। तो फिर समझाई कि खान साहब का मीटर ही थोड़ा खराब है। और एक जुमला यहां मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, एक बड़े दानिशवर ने बात कही कि बेहद पागल इंसान और बेहद काबिल इंसान। एक बंदा वो जो बहुत काबिल है, बहुत ज़हीन है, और एक बंदा वो जो बिल्कुल पागल है, एक लेवल पे जाके बराबर हो जाते हैं। वो क्या लेवल होता है? ना पागल किसी की सुनता है, ना अक्लमंद किसी की सुनता है। दोनों सुनते हैं, किसी की नहीं है। वो इसलिए नहीं सुनता पागल होता है, वो इसलिए नहीं सुनता सबसे अक्लमंद होता है। कहते हैं इनको क्या पता है, ये दोनों नहीं सुनते। तो खान साहब भी उस लेवल पे चले गए थे, और उसी वही वजह है कि आज पीटीआई के बंदे जो धक्के खा रहे हैं बेचारे, और खान साहब डटे हुए। मैंने डट के रहना है, हाथ धोगी खान जी। मैंने आपको बतेरा समझाया था कि इमाम खमीने पे के नक्शे कदम पर चले जाएं। वो भी बुज़दिल आदमी नहीं था, ग्रेट आदमी था, जिसने जब देखा कि शहनशाह ईरान जुल्म की इंतहा कर रहा है, ईरान छोड़ के बाहर तशरीफ ले गए, बाहर जाके मूवमेंट चलाई उन्होंने, और फिर शहनशाह ईरान जूते उठा के भागा वहां से। मैंने आपको कहा था या मुल्ला उमर की तरह छुप जाए अपने इलाके के अंदर, किसी को नजर ना आए, और खुफिया तरीके से तहरीक चलाएं। यहां कोई अदालत आपको सूरत नहीं दे सकती, यहां कोई अदारा आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। ये मुल्क का निज़ाम फेल हो चुका है। मौजूदा जो पीडीएम गवर्नमेंट है बड़ा गर्क कर दिया इन्होंने अपने लालच की वजह से। इनका इशू क्या था मुझे तो समझ आ रही थी, सबको पता है, सबको पता है, खाली मुझे नहीं सबको पता है। महंगाई, मरियम साहब भी गई, महंगाई महंगाई महंगाई। बिलावल साहब भी चल पड़े कराची से, महंगाई मकाओ, और फजल मासी बोटे पर मारा के आ गए महंगाई मकाओ। अब महंगाई मका रहे हैं, बेड़ा गर्क कर दिया आपने, गरीब का जीना आराम कर दिया है, शरीफ बंदे का जीना आराम कर दिया है। हमारे जैसे बंदे को बिल बापा का देते हुए परेशानी शुरू हो जाती है, हर महीने गुस्सा चढ़ जाता है इतना बिल कैसे आ गया। और पहली दफा मैंने सोचना शुरू किया यार ये पीक टाइम जो है इस पर एसी बंद कर दिया करें, और इस पर ये सारा फ्रिजे बंद करें जो शाम को पीक टाइम होता है। हाथों ही आपने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। और वजह क्या है कि आप लोगों ने लूटा, फजल रहमान ने लूटा मुल्क को, जरदारी ने लूटा, नवाज शरीफ ने लूटा, आप लूट के बाहर ले गए। आपको देख के ब्यूरोक्रेसी ने भी लूटा, आपको देख के कुछ जनरलों ने भी लूट लिया, आपको देख के कारोबारी बंदों ने भी लूट लिया, आपको देख के पटवारियों ने भी लूट लिया, आपको देख के थानेदारों ने भी लूट लिया। जो सब आपने लूटा उसका भुगत कौन रहे हैं? आज गरीब आदमी भुगत रहे हैं, जो सिर्फ पुलाव खा के वोट दे देते हैं, नारा लगाते हैं पुलाव की प्लेट के अंदर बोटी ज्यादा हो, एक करी फेर शेर, एक करी फेर शेर, एक करी फेर जरदारी, एक जरदारी सब तो पारी, पुलाव की प्लेट 2 बोटियां, एक जरदारी सब तो पारी। ये औकात है हमारे पाकिस्तानी बेचारों की। लेकिन वो बेचारे करें क्या? आज अगर इमरान खान की तरफ लोग तो जो कर गए सारे, उसकी वजह यह है कि लोग तंग थे, इनसे तंग थे। लेकिन खान साहब का मीटर खराब है, उनको समझ नहीं आती चीजें करनी कैसे हैं। और पाक फौज को खाम का बदनाम करने की कोशिश की। पहले भट्टू ने बदनामी शुरू की, पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश की, फिर नवाज शरीफ और मरियम साहबा ने ये बेड़ा उठा लिया पाक फौज को बदनाम करने का, और इस्लामाबाद से चल पड़े मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और भाई जी आपको अदालत ने निकाला, आपकी चोरी पकड़ी गई थी, वो चोरी की वजह से आपको निकाला। आप बेटे के नाम पे जो तनख्वाह नहीं ले रहे थे कि मुझे तनख्वाह पे निकाला, वो आपने इसलिए अपना वीजा लिया हुआ था ताकि चोरी के पैसे वहां आपकी शहरियत वहां गिनी जाए, बैंक अकाउंट खुल जाए, और यहां से पैसा जो भेजे वो अब चक्करबाजी कर सकें। तो एक प्राइम मिनिस्टर हो किसी मुल्क का और कहीं जाके क्लर्की करता फिरे तो हद होगी। और फिर छुपाए उस क्लर्की को, उसको बताते, ठीक है ना। अब इमरान खान साहब ने छोड़ डाल दिया है, मुझे क्यों निकाला भैया, आपने को आपकी नलायकी ने निकाला। हर कोई फौज के ऊपर डाल देता है, हर कोई फौज के ऊपर डाल देता है। फौज का कसूर क्या है इसमें? तो हालात हाजला के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, मुझे मिलिट्री का कसूर साबित करें, शाह कुरैशी साहब कर दें, चौधरी परवेज लाई साहब कर दें, असद उमर साहब कर दें, या खुद इमरान खान साहब करें, साबित करें। नहीं कर सकते,
लेकिन आपने न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल जो जानवर होते हैं, ये मीर जाफर मीर सादिक होते हैं। मैं तकलीफ महसूस करता था खान साहब से मोहब्बत की वजह से, यार शरीफ आदमी है, बंदा ग्रेट है, लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। और फिर जब ये 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल आपने रट लगाई रखी, अगर मैं भी आर्मी चीफ होता तो शायद मेरा मीटर घूम जाता, तो इससे ज्यादा मैं आपके साथ इंटरप्रेट करता कि भाई मेरा कसूर नहीं, मुझे बदनाम कर रहे हो पब्लिक में। और फिर अरशद शरीफ जैसे, अल्लाह ताला उसे खरीक रहमत करे, इमरान रियाज और बाकी लोग जो खान साहब की पट्टी पे लग गए, इनको भी समझाने की वो कोशिशें करते रहे कि यार हमारा कसूर नहीं है, अब हमें क्यों बदनाम कर रहे हो, पब्लिक के अंदर क्यों फांसा डाल रहे हो। जब वो समझाने के बावजूद वो लोग नहीं समझे, तो फिर ये तो जिम्मेदार भी आपस में 2 मरले से लड़ पड़े तो एक दूसरे को कत्ल गारत के ऊपर बातें आ जाती हैं। और कई हमने देखा है यहां 10-12 कत्ल हो गए हमारे इलाके के अंदर भी, बाकी इलाकों में भी है, छोटी सी बात के ऊपर। तो जब अरशद शरीफ साहब भी उस बात से पीछे नहीं हटे, इमरान रियाज साहब भी उस बात से पीछे नहीं हटे कि हमें आप कहते थे टक्कर के लोग हैं हमें आप कहते थे कि ये चोर हैं, अब हम नहीं मानेंगे। आपको कौन कहते उनको मानो जाके, यार हद होगी। मुझे किसी ने कहा जाके उनको मानो, किसी और को किसी ने कहा उनको मानो। गलत बात तो यह थी कि अदम एतमाद के ऊपर जो ब्लेम दिया जा रहा था मिलिट्री को, गलत ब्लेम था। साफी भी लगे हुए थे इस काम के ऊपर। और मेरी जितनों से बात हुई है, मैंने कभी साफियों से भी बातें होती है, मैंने साबित तो करो यार, मैं तो खुद विटनेस हूं, मौके का गवाह हूं कि खान साहब की नलायकी की वजह से अदम एतमाद हुई, जो खुद उन्होंने नहीं रोकी। अच्छा, फिर जब आप बदनाम कर रहे हैं, सपोज मैं आर्मी चीफ हूं और रोज मैं सुनता हूं कि यार मुझे चौक चौराहे में गालियां दी जा रही हैं, क्या मेरा मीटर नहीं घूमेगा? मैं सोचूंगा नहीं कि मैं इसका इलाज करूं जरा। अब मिलिट्री के अंदर रिवर्स केयर नहीं है। फिर 9 मई को जो हुआ, ये मैं सोच नहीं सकता कि ये इमरान खान साहब ने कहा ये जाके करें, या डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, या मियां महमूद रशीद, नहीं। हाँ, लेकिन एहतजाज करने का तो आपने कहा ना कि मिलिट्री के अदारों के आगे जाके एहतजाज करें, हद हो गई। जब आप कहेंगे मिलिट्री के अदारों के आगे जाके एहतजाज करें, तो फिर उसमें की शरारती बंदे भी होंगे। जैसे 2 चौधरी गांव में लड़ पड़े और पता चलता है जी वो भी बंदूकें लेके बैठे हैं, वो भी बंदूकें लेके बैठे हैं, 8-10 दिन लड़ाइयां होती रहती हैं। एक दिन वो शरारती आता है बीच में, तो गोली चला के किसी का बंदा मार देता है, और उसकी शरारत की वजह से दोनों तरफ कत्ल गाली शुरू हो जाती है, और समझ किसी को नहीं आती लड़ाई शुरू किसने कराई है। तो फिर जो मौके तक का फायदा उठाने वाले बंदे फायदा ले जाते हैं। 9 मई को जो हुआ, खान ने नहीं चाहा कि ये करें, लेकिन गलती तो खान साहब की है कि आपने मिलिट्री के अदारों के आगे जाके एहतजाज करने का क्यों कहा, उनका कसूर क्या है, अब क्यों उनको बदनाम कर रहे थे। लेकिन अब जो हालात हैं, समरी क्या है इस वक्त आज बातचीत की, देखिए 2 ही अदारे रह गए थे, एक अदलिया, एक पाक अफवाज। बदकिस्मती से हालात ऐसे हो गए हैं खान साहब के बयानियों की वजह से, अदलिया भी आपस में गुत्थम गुत्था है, अफवाज के जर्नैल भी आपस में गुत्थम गुत्था है, ब्यूरोक्रेसी तो है ही हमेशा मुतहद, उनमें तो गुत्थम गुत्था होता नहीं, वो तो एक दूसरे के साथ तेरी चोरी मैं नहीं पकड़ूंगा, मेरी चोरी तू ना पकड़ना, सब लूट के खाएं, सब ऐश करें। उनका तो यही है, यस सर, बाहर जाके लूट मचा देनी है। अच्छे ब्यूरोक्रेट भी हैं, 2 नंबर भी हैं, लेकिन सियासतदान वो भी गुत्थम गुत्था हैं। तो जब 2 अदारे थे जिनके ऊपर आस थी, अदलिया और पाक अफवाज, उनके अंदर भी तनाव है, टेंशन है, तो खुदा की कसम मुझे तो खौफ आता है कि जब पाकिस्तान के हालात जो खराब हो रहे हैं, मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं, इसको संभालेगा कौन, इसको कौन संभालेगा? क्या हमारे जब वतन नहीं है? ये सियासत हमने इसलिए करनी कि मैं वज़ीर आज़म बनूं, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, मैं एमएनए बन जाऊं। सियासत हम इसलिए करते हैं कि इलाके को पुरअमन कैसे रखना है, इलाके को तरक्की कैसे देनी है। जितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खित्ते के अंदर रखी हैं, और जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने इस अवाम के अंदर रखी हैं, खूबियाँ, मुझे तो खुदा की कसम दुनिया में किसी आबादी में नज़र नहीं आई। मैं अमेरिका कई दफ़ा गया हूँ, कनाडा गया हूँ, जापान गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, इंग्लैंड, यूरोप, बार बार जाता रहा हूँ कारोबारी दौरों के ऊपर। इधर मैं अपना बिजनेस करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मुझे जो सलीत हमारे कारीगर के अंदर नजर आती है, मुझे गोरों में नहीं नजर आती। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि हमने इनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, हम इनकी सलीतों को गलत मिस यूज कर रहे हैं। और मिस यूज क्यों कर रहे हैं? ऊपर जब चोर चक्के बैठ जाते हैं,
नीचे लोग परेशान हो जाते हैं, वो भी निकी निकी चोरी करते हैं। कोई गंडे चोरी कर रहा है, कोई टमाटर चोरी कर रहा है, बाग के ऊपर किसी को माली रख लें, वो सिगरेट लेके 500 के अमरूद चोरी करा देता है। एक 10 रुपए की सिगरेट की डब्बी लेता है और 500 के अमरूद दे देता है, तो वो भी कहता है ठीक है। तो ये सारा माहौल बेड़ा गर्क कर दिया हमारी लीडरशिप की वजह से। तो लिहाजा इसके अंदर कदम उठाना पड़ेगा। और मैं खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि पीडीएम की हुकूमत तो यकीनन लालची है, गलत उनका एजेंडा है, उनकी सोच थी, अपनी चोरी बचाना मकसद है और कोई मकसद नहीं है। वो चोरी आप भी नहीं पकड़ सके, मजीद भी नहीं पकड़ी जाएगी। और मैं जब खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी मुखालफत करता था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपका क्या काम है हर रोज़ कहना मैंने एनओआर नहीं देना, मैंने एनओआर नहीं देना, मैं ये चोरी नहीं छोड़ूंगा। भाई चोरों को पकड़ना पुलिस का काम है, छोड़ना ना छोड़ना अदालतों का काम है, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? हाँ, जब अपोजिशन में थे आप नारे लगाते, जब वज़ीर आज़म बन गए आप हर रोज़ नारे लगाते रहते हैं, छोड़ दें नारों को, बाकी काम करें। लेकिन नहीं, आपकी तवज्जो इधर रही। और अब भी सियासत के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ये चीज़ें इंतहा को पहुंच गई हैं, इसमें गलती इमरान खान साहब की है कि उन्होंने क्यों एक गलत और झूठा बयानिया खड़ा किया पाक अफवाज के खिलाफ। और जो अमेरिका के खिलाफ बयानिया खड़ा किया वो बयानिया सच्चा था, लेकिन वो भी खड़ा नहीं करना चाहिए था, वो भी कोई एटिकेट्स के मुताबिक नहीं है। अब मौजूदा जो हालात हैं, ये पीडीएम वाले जो अब हुकूमत छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, करने देने जो करते हैं। इनको यह कही यार जो भी करे आवाम के लिए कम, जो लीडरान के लिए तकलीफें आपने पैदा कर दी हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ रिलीफ पैदा करें, सुकून से इनको करने दें। रोजाना की बुनियाद पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अब माएँ देख रहे हैं कि वो बच्चों को रोटी नहीं खिला रहे, तो वो बच्चों की भूख देख के बेचारा खुदकुशी कर लेता है, बच्चों को मार देते हैं। क्या हो गया है? और मैंने जिला के ऊपर जो काम किया था, खुदा की कसम मुझे हैरत होती है, मैंने 0 टॉलरेंस के ऊपर वर्किंग की कि एक बच्चा पूरे शेखपुर में ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्कूल नहीं जा रहा। और हमने ये किया, तमाम 101 यूनियन काउंसिल के अंदर सर्वे कराए और एहतमाम किया। मैंने जो एहतमाम किया कि शेखपुरे का एक बंदा ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि जो बीमार है तो अस्पताल में उसको दवाई ना मिले, और अस्पताल के डॉक्टर को मना कर दिया कि हमने पर्ची नहीं लिख के देनी, जो दवाई मौजूद है वहां से दे, नहीं है तो खरीद कर दें और पैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ले। अगर मेरे जैसा बंदा जिले में ये कर सकता है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता? अगर एक बंदा भी भूखा मर जाए ना, खुदकुशी करे, तो प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ में खुद गोली ठोक लेनी चाहिए। दे निजाम मुझे संभालने का। मैं बताता हूं किस तरीके से कराची से पेशावर तक एक बंदा भूखा सो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। एक बंदा इलाज मुआवजे के बगैर फौत हो जाए, मैं जिम्मेदार हूं। एक बंदा स्कूल ना गया, स्कूल जाने की एज वाला, मैं जिम्मेदार हूं। अगर हमने शेखपुरा में ये कर लिया, निके निके ठट्ठों पे हमने खोल दिए स्कूल, कि कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे 1 किलोमीटर के फासले पर स्कूल हो मैक्सिमम। जहां नहीं थे 25-30 जगहों पे हमने एनसीआईडी के साथियों से मिलके वहां छोटे छोटे स्कूल खोल दिए कि कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके करीब स्कूल ना हो, और कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए शेखपुरे का जो स्कूल जाने की उम्र में है और स्कूल नहीं जाता। हमने ये किया। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं होता कि जब तवज्जो लूट मार की तरफ है, और खान साहब की तवज्जो रही मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने अंदर दे देना है, वो यही सोचते रहे, तो अवाम का कौन सोचेगा? बहरहाल जो बातें अभी हो रही थी डेवलपमेंट की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ लाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जो इलाके की डेवलपमेंट के लिए जो काम कहे उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और राना तनवीर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तवज्जो दिलाई प्राइम मिनिस्टर को। और मोलनवाल से नाजर लमाना शर्क इंटरचेंज जो है मोटरवे का, उसका मनसूबा उस्मान बुज़दार साहब के वक्त में हमने ये करा लिया था, और ये तकरीबन फाइनल था, सिर्फ पैसे देने थे। तो मुझे बताया गया कि शायद वज़ीर आज़म भूल गए इसको तवज्जो देने। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मनसूबा तो मुकम्मल है, आपके आप देखा होगा, आपने फाइलें ड्राइंगें बनी हुई हैं, पूरी वर्किंग हुई है, सिर्फ पैसे नहीं दिला सके। लेकिन उस वक्त मैंने जो एक बड़ा काम उस्मान बुज़दार साहब से करा लिया, जो शर्कपुर शरीफ और तमाम इस आबादी का रास्ता ही लाहौर से कटा हुआ था, फैज़पुर इंटरचेंज से फूल मंडी तक, सगियाँ बाईपास तक रास्ता बिल्कुल डिस्कनेक्ट था। तो उसके लिए हमने ग्रांट 4.25 अरब रुपए की उस्मान बुज़दार साहब से ली,
जिससे वो चारों सड़कें बन रही हैं, सगिया रावी ब्रिज, फैजपुर इंटरचेंज से बेगम कोट और शेखपुरा रोड दुसाको चौक तक वो तकरीबन मार रोड के लेवल का काम हो रहा है। ये उस्मान बाजार साहब को हम सैल्यूट करते हैं, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट उसको मानी और ये इतना बड़ा मनसूबा हमें दे दिया। अभी वो काम जारी है। मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि उसकी क्वालिटी के ऊपर ज़रूर तवज्जो दें। और फिर फैजपुर इंटरचेंज से मंडी फैजाबाद तक ये जो सड़क मैंने ही बनवाई थी उस वक्त परवेज लाई साहब से, इसकी रिपेयर मरम्मत जो है उसके लिए उस्मान बाजार साहब ने मेहरबानी फरमाई, पिछली हुकूमत ने इसका टेंडर हो गया, इसके ऊपर काम जारी था, लेकिन क्वालिटी का मेंटेन नहीं रखी जा रही। इसकी क्वालिटी की तरफ राना तनवीर साहब को भी रिक्वेस्ट है कि ज़रा तवज्जो दें, ये अब क्वालिटी के मुताबिक बननी चाहिए, क्वालिटी ठीक नहीं है। जो सड़कें मैंने बनवाई थी अपने दौर में, यही दोनों सड़कें, ये 2 रोज़ा सड़क कराई थी जब मैं ज़िला नाज़िम था परवेज़ लाई साहब की मेहरबानी से, और शरकपुर शिवपुरा रोड बनाई थी, तकरीबन 20 साल हो चले, अभी तक वो तकरीबन सड़कें मैक्सिमम एक्सीलेंट थी, कहीं कहीं से बेपनाह टूट गई थी, अब टूट फूट शुरू थी, जिस वजह से हमने इसके रिपेयर मरम्मत करा दी। अगर ये बजट में मंजूर ना कराता तो शायद आगे 10-20 साल और इस इलाके के ऐसे गुजर जाते, लेकिन ये बजट तो उस्मान बाजार साहब ने दे दिया। अब इसका ये ज़रूर ख्याल करें कि वो अप टू स्टैंडर्ड हो। शरकपुर शरीफ से शेखपुरा तक जो सड़क है इसकी भी रिपेयर मरम्मत, असल में तो ये 2 रोज़ा सड़क हो जानी चाहिए। मेरी भी कोशिश थी 2 रोज़ा हो जाए, लेकिन वो फिर आदमी एतमाद और उस्मान साहब की गवर्नमेंट इधर उधर और फिर पैसे थोड़े मिले। मैंने सोचा चलो इसको मरम्मत तो कराएं, तो उसकी मरम्मत का हमने टेंडर करा दिया, वरना मेरी कोशिश थी इसको डबल कराने की, जिस सिलसिले के लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मीटिंग की उस वक्त और उनकी भी तवज्जो दिलाई और उनसे भी कहा कि भाई ये सड़क डबल हो जानी चाहिए, चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रक इस पर आते हैं शेखपुरे से जो मोटरवे पर चढ़ते हैं, और अब ये सड़क इस काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी जो ट्रैफिक है इसको संभालें, इसको 2 रोज़ा करें। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी हामी भरी, वज़ीर आला साहब से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन वो पैसे इतने कम मिले, फिर गवर्नमेंट हिलनी जुलनी शुरू हो गई, तो मैंने सोचा ये चलो लगवाएं, मरम्मत तो इसको कराएं। वो मरम्मत अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, लेकिन उसके भी म्यार का पूरा ख्याल नहीं रखा जा रहा। और जो इसके अलावा जो मनसूबे हमने शहर के कराए, उस्मान बाजार साहब ने मेहरबानी फरमाई, आखिर में जो तकरीबन 1 अरब से कुछ ज़्यादा टेंडर हमने करा दिए लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तकरीबन 50-50 करोड़ के, और इससे पहले 10-10 करोड़ करके तकरीबन 50 करोड़ के इससे पहले टेंडर, जिसमें शरकपुर शरीफ, शेखपुरा और फिरोजवाला के इलाका भी शामिल है, जिसमें काम हुए और शुरू हुए। लेकिन इन सब के हमने इंस्पेक्शन शुरू की हुई थी, मेजरमेंट इसकी पूरी करके दें। अफसरान को मैंने हमेशा कहा कि मुझे पूरा लिख कर दें कि ये आपने कितना चौड़ा, कितना लंबा, कितना मोटा म्यार के मुताबिक बनाया है, ताकि हम इसको असेस करें कि जितने पैसे का टेंडर था जो उतना काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और क्वालिटी को हम रीचेक करेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, फिर जवेद लतीफ़ साहब और राना तनवीर साहब ने ये सुपरविजन शुरू कर दी। मैंने अफसरों को भी कह दिया, ज़ाहिर है मेरी फिर ज़ाहिर कोई हैसियत नहीं थी, मैं तो रिज़ाइन कर गया था, और मैंने कह दिया अफसरों को भी ठीक है जैसे वो कहें करें, लेकिन काम मुकम्मल करें और क्वालिटी का ख्याल रखें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसके बाद काम ये अधूरे रह गए। अब ये 1 अरब के तकरीबन काम थे, जिसमें से तकरीबन 50 करोड़ या 60 करोड़ के नज़र आते हैं, जिसकी क्वालिटी भी बेड़ा गर्क हुई है, और लेकिन बाकी 35-40 करोड़ के काम नज़र ही नहीं आ रहे, जिसमें शरकपुर शरीफ का नाला भी है 4 करोड़ का, जो हमने टेंडर भी करवा दिया था, इसके पैसे मंजूर थे स्पेशल। जो TMA ने मुझे कहा था जी ये ज़रूर करा दें जी, इससे बारिशों के अंदर जो पानी रुकता है फिर नहीं रुकेगा, तो वो तकरीबन 4 करोड़ का स्पेशल वो शरकपुर नाला बनवाया, वो नज़र ही नहीं आता, उसका 1 रुपया भी नहीं कहीं लगा, वो 4 करोड़ किधर गया। और ब्यूटिफिकेशन के पैसे रखे, उसके गालबन 5 करोड़ था ब्यूटिफिकेशन का, अगर तहसील हेडक्वार्टर है तो ज़रा इसके डेकोरेशन होनी चाहिए, तो उसमें से सिर्फ ये लाइटें लगी जो हर रोज़ गिर जाती है कोई ना कोई, और एक इधर या अल्लाह या रसूलुल्लाह लिख दिया दरबार शरीफ के ऊपर, और एक उधर आई लव शरकपुर लिख दिया। तो ये 3 चीज़ें की और 5 करोड़ गायब हो गया। हालांकि ये तीनों काम जो हैं ये मेरे ख्याल से आपसे कोई 1.5 या 2 करोड़ से ऊपर के नहीं है। ये 1.5 या 2 करोड़ लगा के 5 करोड़ रुपया खा लिया गया, मुझे नहीं समझ आती बाकी पैसे किधर गए। तो ये मेरी राना तनवीर साहब को और जवेद लतीफ़ साहब को और बतौर ख़ास वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रिक्वेस्ट है, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये ख़त लिखा, वज़ीर आला पंजाब को 2 दफ़ा इन मनसूबों का जिक्र किया उसके अंदर, और उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि जनाब इनका चेक करवाएं कि ये काम मुकम्मल क्यों नहीं किए जा रहे। जब पैसे रिलीज़ हो चुके, टेंडर हो चुके, ये ऊपर मोहरें लगी हुई हैं चीफ मिनिस्टर की, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर भी 2 दफ़ा मैंने ये जमा कराए लेटर, ठीक है जी, ये लेटर 2 दफ़ा मैंने दिया जी चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने आगे DCO शेखपुरा को ये रेफर ऑर्डर किए,
और डीसी शिवपुरा ने आगे लोकल डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर किए, ये सब साइन मौजूद हैं, डायरी नंबर लगे हुए हैं। लेकिन इतनी स्ट्रगल के बावजूद कि एक मेरे जैसा बंदा जो साबिक MNA है, साबिक जिला नाज़िम है, साबिक MP है, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास में खुद गया, 3-4 दफ़ा DCO साहब को जाकर रिक्वेस्ट की, वज़ीर आला साहब के दफ्तर मैंने ये बजरिया डाक भी भेजा और बजरिया व्हाट्सएप भी उनके PSS को भेजा, टेलीफोन पे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन अभी तक किसी अफसर ने आगे हमें ये नहीं बताया कि जनाब ये 5 करोड़ का टेंडर था, इससे ये काम हो गया, ये 4 करोड़ का था, इससे ये काम, नजर तो आया ना काम हो गया, अब ये हुआ ही नहीं है। और फिर जो काम मैं देख रहा हूं, जैसे पीछे मैं गाजीपुर गया हुआ था और गाजीपुर से शिवपुरा रोड तक जो हमने सड़क बनवाई 6 माह पहले बनी है, आज वो कचरा हो गई है, हद हो गई, ऐसे जैसे वो गारे की बनाई थी, PCC थी। तो ये तो म्यार है। जो मैं जिला नाज़िम था 20 साल पहले, या पता नहीं शायद 2005, 6, 7 तक, ठीक है ना, और आज तकरीबन 14 साल हो गए। तो 14 साल पहले जो सड़कें बनाई वो आज तक क्या है। और ये जो चूंकि मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, मैंने रिजाइन कर दिया, बाद में जो आए उनकी तवज्जो नहीं थी, तो अफसरों ने लूटमार शुरू कर दी, और जो बनी है वो गाजीपुर की वो बेड़कर हुआ हुआ है। ऐसे ही बाकी जो कभी देखते हैं वो भी दुख होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है राना तनवीर साहब को, जवेद लतीफ़ साहब को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, इनकी क्वालिटी की तरफ भी तवज्जो दें और इसकी मेजरमेंट भी पूरी कराएं, और मुझे कम से कम ज़रूर इसके ऊपर आगाह करें कि ये मेजरमेंट पूरी हो गई। हमें दिल तो मुतमिन हो कि चलो जो काम शुरू हुए थे वो हो गए। और ये जो बड़े काम है, जैसे मैंने बताया कि 4.25 अरब का वो प्रोजेक्ट और तकरीबन 2 अरब की ये 2 सड़कें, ये उस्मान बाजार साहब की मेहरबानी है कि अरबों रुपया मेरे जैसे सिंपल एक MPA की रिक्वेस्ट के ऊपर इतने काम उन्होंने इस इलाके पर मेहरबानी कर दी। और फिर TH के अस्पताल आज क्या हो रहा है, जैसे ऊपर खींचातानी है नीचे भी खींचाता, हमारे TH के अस्पताल में उसमें MS लड़ रहे हैं। हाई स्कूल है जो पायलट सेकेंडरी स्कूल बेहतरीन, जो आज हारून शहीद हाई स्कूल के नाम से है, जो पूरे ज़िले का एक्सीलेंट बल्कि पंजाब का एक्सीलेंट स्कूल था, वहाँ हेडमास्टर तोपे लेके बैठे हुए हैं, दरख्त चोरी कर रहे हैं, ठीक है। और पता नहीं कितने लाख की जनरल खान जी चोरी की उन्होंने, 14-15 लाख अमाउंट। हाँ, कितने 6 ट्रक सुना वहाँ से निकले, 6 ट्राले, तो 5-6 ट्राले हेडमास्टर साहब ने वहाँ से चोरी कटाए। ये हमारे साथियों ने देखा, मुझे भी बताया, मैंने खुद SHO साहब को कहा कि वहाँ से चोरी कर रहे हैं और इसको रोकें। वो मुझे SHO साहब कहने लगे जी मुझे हमें एजुकेशन का कोई बंदा कहे। मैंने कहा जब मैं आपको एज ए शहरी बता रहा हूँ और एजुकेशन का बंदा तो खुद चोरी करा रहा है, एज ए शहरी आपको बता रहा हूँ चोरी हो रही है, वहाँ लोग काट रहे हैं, ट्राला खड़ा है, उसको रोकें। SHO साहब कहते मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि हेडमास्टर थानेदार से मिला हुआ था, थानेदार भी चोरी करा रहा था। जब थानेदार खुद चोरी कराएगा रोकेगा कौन। हमारे एक दोस्त की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, उसे जाके थाने में दे दी, पकड़ी गई मोटरसाइकिल, चोरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई, उसने खुद पकड़ ली, पकड़ के उसे चोर भी थानेदार को दिया, मोटरसाइकिल भी दी, अगले दिन में चोर घर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि थानेदार खुद मोटरसाइकिल चोरी करा रहा है। इस इलाके में चोरी बहुत ऊपर हो रही है। और ये चोरी क्यों हो रही है कि हमारा थानेदार चोरों का रखवाला है, हमारा थानेदार खुद चोरियां करा रहा है, तो चोरी क्यों ना बढ़ेगी। और मैंने ये बात DCO साहब को लिखी और DPO साहब को लिखी कि आपका थानेदार और हेडमास्टर मिलकर चोरी करा रहे हैं स्कूल के दरख्त, कोई एक्शन नहीं हुआ। थानेदार भी उधर है, हेडमास्टर भी उधर है। अब अच्छा मैं सोचता हूं ये क्यों है, ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं ऊपर वजीर आजम ने नहीं पाई तो असं चोरी कर लेंगे तो कि गल हो जाएगी, उत्ते लुट पई तो मैं लुट लांगा तो की हो जाएगा। मुझे एक दफा एक थानेदार मिला जब जमाना तालिब इल्म भी थी, बचपन था, उसने बताया जी ऐसे मैंने नाका लगाया रावी पुल पे और जनाब वो हीरोइन मुझे पता चला आ रही है, मैंने नाका लगा लिया, मैंने वो बंदे पकड़ लिए, तो उन्होंने बड़े तरले किए, बड़े मुझे फ़ोन कराए, मैंने कहा मैं छोड़ना ही नहीं है। ये ज़माना तालिब इल्म की बात है, मैं ऑलमोस्ट 9वीं जमात में था या 10वीं जमात में था। तो बुज़ुर्गों के हवाले से जो अकीदत से लोग आते हैं, जज भी आते हैं, जर्नैल भी आते हैं, पुलिस अफसर भी आते हैं, हर तरह के लोग बुज़ुर्गों के हवाले से प्यार कर जाते हैं। हमारे अंदर तो बड़ा कोई भी खूबी नहीं है, बेपनाह नलायकी हैं, अल्लाह ताला पर्दा डाल देता है बुजुर्गों के सदके। तो बहरहाल वो हमसे मोहब्बत से बातें कर रहा था, तो थानेदार वो कहने लगा जी वो मैंने नाका लगा दिया रवी पुल पे, नाका लगाया तो मैंने पकड़ लिया, तो पकड़ा तो बड़ी जुबान जी है, मैंने छोड़ना ही नहीं है। उन्ना फिर साहबजादा साहब मैनू फिर 2-3 लाख रुपया चा दिता। मैं क्या चल जान दो, मैं क्या तू 3 लाख रुपया लै क्यों छड़ता। वो आंदा सर जी मैं 3 लाख ना लैके छड़ता, वड्डे किसी ने 30 लाख लै छड़ देना सी, छड़ना तो है ही सी, तो मैं क्या मैं छड़ दिया।
ये सिचुएशन है। जब थानेदार को पता होता है कि मैंने थोड़े ना लेके छोड़ा चोर को, तो बड़ा कुछ ज्यादा लेके छोड़ देगा, चलो मैं रियायत में छोड़ देता हूं, मैं तो इंसाफ रियायत कर रहा हूं, कौम की बेहतरी कर रहा हूं। तो ये सिचुएशन अब मैंने खुद जब डीपीओ साहब को बता दिया, खुद डीसीओ साहब को बताया बतौर शहरी, और मैं कौन हूं, जो एमपी रहा हूं, जिला नाज़िम रहा हूं, एमएनए रहा हूं, और मैंने व्हाट्सएप वैसे मेरे पास महफूज हैं, तो इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता, तो फिर मेरे जैसा बंदा भी क्या सोचेगा, छोड़ो पर जो करता कर रहे तो। आज टीएच के अस्पताल में, जहां मेरे जिला नाज़िम दौर में मेरा ऐलान था, मेरा क्या ऐलान था, पूरे शेखपुरे में, शर्फ नशीब नहीं, पूरे शेखपुरे में किसी एक अस्पताल में दवाई ना अवेलेबल हो, डॉक्टर ना अवेलेबल हो, नर्स गैर हाजिर हो, मैं जिम्मेदार हूं। हमने इसको इंश्योर किया। स्कूलों के अंदर हमने मास्टरों की हाजिरी और म्यार तलीम प्राइवेट स्कूलों से ऊपर जाने का चैलेंज किया, और हमने इंश्योर किया कि शेखपुरे पूरे का एक बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्कूल ना जाता हो। हमने मरीदके से लेकर फरुखाबाद तक, शर्फ नशीब से नारग मंडी तक एक एक यूनियन काउंसिल को कंट्रोल क्यों किया। एग्रीकल्चर के अंदर हमने इनसे बेहतर काम लिए। हद होगी यार, मेरे जैसा आम बंदा शर्फ नशीब से उठ कर सकता है, तो जो अपने आपको वजीर आला कहते हैं, वजीर आज़म कहते हैं, ये नहीं कर सकते। पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अगर मेरी बात माने तो इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ 6 माह के अंदर, सिर्फ 6 माह के अंदर पूरे पाकिस्तान में एक बंदा भूखा नहीं सोएगा। एक बंदा भूखा सोए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को फांसी लगाए, ये कानून बना दें। एक बंदा भूखा सोएगा और इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का वो लड़े जो इस अहदनामे के ऊपर साइन करने को तैयार हो कि पाकिस्तान में अगर एक बंदा भूखा सोएगा ना, तो मुझे मेरी सजाए मौत होनी चाहिए। एक बंदा फौत हो जाए कि उसका इलाज नहीं हो सका, गरीब हो या अमीर हो, प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा दे। एक बच्चा स्कूल ना जाता हो इस वजह से कि उसके पास पैसे नहीं है, किताबें नहीं है, गरीब आदमी है, पास स्कूल नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा दे और मुझे दे, मैं आपको पॉलिसी बना के देता हूं। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है, ना चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है, लेकिन यह बात मैं खान साहब को कहता रहा हूं कि उस्मान बुज़दार साहब को कहें मेरे साथ मशावरत रखें और मेरे मशवरे से चलें। आपकी हुकूमत डोल गई, मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन खान साहब चूंकि मीटर आदमी है ना, जैसे एतजाज हसन साहब कहते हैं, बातें सुनता है मानता नहीं है। अब खान जी मीटर आप खुद हैं, स्यापा आपने पूरी कौम को डाला हुआ है, ठीक है ना। मुझे आपसे मोहब्बत है, आज भी मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे मेरा सगा भाई हो, मुझे प्यार है उससे, लेकिन नलायक हो तो मैं ये ना कहूंगा कि यार मेरा भाई जरूर नलायक है। आप चोर नहीं है, आपके ऊपर झूठे इल्जाम आते हैं, आपकी सोचा मोहतरमा का मैं एहतराम करता हूं, लेकिन आप मीटर जरूर हैं कि आपको समझ नहीं होती चीज को कंट्रोल कैसे करना है। खुदा के लिए दोबारा वज़ीर आज़म ना बनिएगा, लोग आपको बनाना चाहते हैं, ना बनिएगा, ऐसे स्यापा डालेंगे पूरी कौम को, आपने बाद में भी कुछ भी नहीं कर लेना। मुझे जरा बता दें, आप मुझे बुलाएं किसी वक्त, बंदे समझाएं आप क्या कर सकते हैं जो आपने पहले कुछ नहीं किया। अब लोगों के अंदर देखें, महमूद रशीद साहब बेचारे जेल के अंदर हैं, इत्तेजाज आसन वो एजाज चौधरी साहब हैं, सारे जेलों में तकलीफ, और कई माएँ बहनें हमारी आपके इश्क में जेलों के अंदर हैं। हद होगी, इन सबको छुड़ाएं। कहीं ये किसी का जुर्म साबित हो तो मुझे सजा दें, सजा भुगतें, फिर क्या है, अल्लाह को प्यारे हो जाएं, इसमें क्या है, क्यों डरते हैं मौत से? नहीं डरना चाहिए। आप तो वैसे ही नारे लगाते हैं मौत से मैं नहीं डरता, अच्छी ये बात अच्छी है, मुझे पता आप दिल से लगाते हैं, मुझे प्यार है आपकी इस चीज़ से, लेकिन जो पाक अफवाज के खिलाफ आपने एजिटेशन की, गलत की, बिल्कुल बेबुनियाद की, और आपने माहौल सारा ख़राब कर दिया, और ये पीडीएम के जो चोर हुकूमत है इसको भी आपने मौका दे दिया आगे चलने का। हालांकि आप अदमियत बात रोक सकते थे, आपने रोकी नहीं, तो फिर किसी का क्या कसूर। बहरहाल बातें बहुत लंबी हो गई, अपने इलाके के दोस्तों से बातें करते करते, और आखिर में फिर मैं राना तनवीर साहब को शुक्रिया अदा करके जाऊँगा। इधर एक ट्यूबवेल था जो मैंने पास करवाया था, जगह भी हमने हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे ये जगह है, हमारे दादा उसके अंदर पे हम रह भी रहे हैं, और साथ ये खाली भी थोड़ी जगह थी हमारी मुश्तरक है, तो वो मियाँ मरगूब साहब के मशवरे से वो जगह हमने कही चलो इधर ट्यूबवेल लगा लें, और पैसे वो थे जो उस्मान बुज़दार साहब ने मुझे दिए हुए थे उसमें से, तो राना तनवीर साहब को शुक्रिया, उन्होंने वो उठा के मरीद के नहीं ले गए, उसका इफ्तिताह इधर ही कर दिया। और लेकिन एक नक्श ये आया कि उसकी पाइप लाइन जो थी, चूँकि निगरानी नहीं आपने की, वो नाकस डाली, और जिस दिन राना तनवीर साहब ने इफ्तिताह किया अगले दिन सारा लीक कर गया। तो बहरहाल उसको सही कराएं,
और सेकंड, ये जो यूनिवर्सिटी का ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब किया है, ये मुझे पता है कि उस्मान बुज़ार साहब ने ये पैसे दिए थे हम सब MPs के रिक्वेस्ट के ऊपर शिवपुरा के अंदर कैडेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, और ये सुबह उस्मान बुज़ार साहब का था। और फिर ये ब्रिगेडियर जुल्फ़िकार ढिल्लू साहब, ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब, उन्होंने कहा ये मरीदके में लगा दें, मैं अपनी ग्रांट भी इसमें कुछ डालता हूँ। तो फिर ये मरीदके के लिए हम सब ने कहा चलो शिवपुरे के अंदर बनना चाहिए, मरीदके में बन जाए। तो ये मरीदके में बन रहा था, तो राणा तनवीर साहब ने सोचा होगा कि मरीदके में बनेगा तो ये इसका क्रेडिट जाएगा ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह को, वहाँ से उठा के इसको शरकपुशी ले आए। तो चलो आप शरकपुशी ले आए, फिर भी शेखपुरे में अंदर बन रहा है, तो शेखपुरे के सारे लोग और पंजाब के लोग इस मुस्तफीद होंगे। इसके लिए भी हम आपको सलूट करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो नए मनसूबे चंद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहे, अल्लाह करे वो भी बन जाएं, और सगियाँ से लेके ये ज़रूर कराएं। इससे जो ठोकर का रश है ये भी कम होगा और ये प्रेशर कम होगा, लेकिन ये हुकूमत वफाकी ख़त्म होने से पहले पहले ये करके जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।